नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काले धब्बे के रूप में माना जाता है और हमारा देश इस दंश को 3 बार झेल भी चुका है। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है साल 1975 में लगी इमरजेंसी की, जिसको 18वीं लोकसभा के सत्र के शुरू होने से पहले याद किया गया है और सरकार ने आपातकाल के बहाने विपक्ष को निशाने पर भी लिया है। 25 जून को आपातकाल को 50 साल हो गए हैं और इसी दिन को लेकर बीजेपी ने काला दिवस भी मनाया है। साल 1975 की इमरजेंसी बीजेपी के लिए विपक्ष पर वार करने का बड़ा हथियार है। बीजेपी समय समय पर कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाती रही। आपातकाल के 50 साल पूरे होने से एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के सत्र शुरू होने के करीब आधे घंटे पहले एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए 25 जून न भूलने वाला दिन है। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेल खाना बनाकर लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार विपक्ष बनने की नसीहत भी दी। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष कहाँ चुप रहने वाला था। कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि हार के बाद भी पीएम मोदी का अहंकार नहीं टूटा है। इस मुद्दे को उठाकर कब तक सरकार चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए हैं। लोगों को नारों की नहीं बल्कि तथ्यों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी को लेके जो बार बार बात कही, वो ये क्यों नहीं कहना चाहते कि रिसेंट में बच्चों का काला दिवस चल रहा है, जिस दिन कल एग्जाम निरस्त हुई। इससे बड़ा काला दिवस तो एंटी नेशनल एक्टिविटी थी। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे, 2 एग्जाम निरस्त हुई और नेशनल एजेंसियों के अंतर्गत हुई। देश के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें अलग से एक शब्द क्यों नहीं बोले। 50 साल पहले की बात करते करते प्रधानमंत्री जी 303 से 264 पे आए हैं। अगर भविष्य की बात करेंगे, जो इसकी जिम्मेवारी है उनकी, उनको सुधार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उस पर नरेंद्र मोदी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। यह है काला दिवस। आपातकाल इतिहास में दर्ज है। यह ऐसी घटना है जिसने बीजेपी की सियासत को परवान चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बीजेपी आपातकाल को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। 25 जून को आपातकाल को 50 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने इसकी याद दिलाकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब भले ही मौका नई सरकार के पहले लोकसभा सत्र की शुरुआत का ही क्यों ना हो, वहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार के पिछले 10 सालों को अघोषित आपातकाल के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में मोदी 3.0 सरकार आकार लेती जा रही है। इसके साथ ही एक नई सियासी बहस भी अब शुरू हो चुकी है, वो है आपातकाल को लेकर। जी हां, आपातकाल की ये गूंज अब सदन में भी सुनाई दी, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में इमरजेंसी लगाने के इंदिरा गांधी के फैसले की निंदा की। देखिए रिपोर्ट। देश में मोदी 3.0 सरकार आकार ले रही है। इसके साथ ही एक नई सियासी बहस भी शुरू हो गई, वो है आपातकाल को लेकर। देश में 50 साल पहले लगे आपातकाल पर देश के दोनों बड़े दल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। ये बहस इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले कुछ समय से मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना और तानाशाही के आरोप लगा रहा था। अब भाजपा इमरजेंसी की याद दिलाकर पलटवार कर रही है।
इस मामले पर सियासत में इस कदर गर्माहट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में इमरजेंसी लगाने की इंदिरा गांधी के फैसले की निंदा की। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। इधर मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास में मीसा बंदियों यानी कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर कई बड़े ऐलान किए। एमपी के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपातकाल का संघर्ष, लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, एयर टैक्सी किराए में 25% छूट भी मिलेगी, राजकीय सम्मान के साथ होगा लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि के लिए 8,000 की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी, सर्किट हाउस में रुकने पर 50% छूट मिलेगी, सर्किट हाउस में 3 दिन तक रुक सकेंगे लोकतंत्र सेनानी, दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को ताम्र पत्र दिए जाएंगे, लोकतंत्र सेनानियों को टोल नाका में छूट मिलेगी, लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड में सुविधा दी जाएगी, परिवार के सदस्यों को उद्योग लगाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल में जेल गए लोगों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अधिनायकवादी प्रवृत्ति अभी भी बदली नहीं है। आपातकाल को लेके दुनिया जानती, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए, लेकिन काल के प्रवाह में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई। आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। उधर कांग्रेस मीसाबंदियों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से करने पर आपत्ति जता रही है। वो इसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बता रही है। कांग्रेस मीसाबंदियों को पेंशन और दूसरी सुविधाओं को भी फिजूल खर्ची करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इमरजेंसी पर सियासी बहस जनता के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ने की कोशिश है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मंत्रियों का जो टैक्स है अब मंत्री देंगे, सरकार नहीं देगी, आप रेवेन्यू बचा रहे हो, और राज्य शासन के खजाने से इतने पैसे हर महीने मीसाबंदियों को जा रहे हैं। ये रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, ये कोई मुद्दा इस देश में रहा ही नहीं है। लगातार इस मुद्दे को उठाकर आप एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हो पूरे देश में। कितने साल हो गए मीसाबंदियों को रिहा हुए, उसके बाद जनादेश भी आ गया, कांग्रेस पार्टी चुनाव भी हार गई और जननेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश से माफी मांग ली। उसके बावजूद भी लगातार इस मुद्दे को उठाना, जीवित रखना, लगातार पेंशन लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं अतीत जैसा भी हो पीछा नहीं छोड़ता है। इमरजेंसी कांग्रेस का ऐसा ही अतीत है। कांग्रेस जब जब लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देगी, आपातकाल का काला अध्याय उसके सामने रखा ही जाएगा। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेल जाने वाले लोगों यानी कि लोकतांत्रिक सेनानियों का लोकतंत्र की रक्षा में योगदान नकारा भी नहीं जा सकता। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इनका सम्मान कर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया, इसे भी शायद ही नकारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मध्य प्रदेश में एक और छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी ओर 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी वार पलटवार की रणनीति बनने लगी है। जी हां, 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में डॉक्टर मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, तो वहीं अलग अलग विभागों के 11 विधेयक भी लाने की तैयारी है। उधर विपक्ष सरकार को घेरने के फुल मोड में नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक और छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी ओर 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी वार पलटवार की रणनीति बनने लगी है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में डॉक्टर मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, तो वहीं अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की भी तैयारी है। इनमें प्रमुख रूप से खुले नलकूप में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक 2024 और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं। उधर विपक्ष यह कहे कि कांग्रेस की नई टीम सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आम जनता के साथ मोर्चा खोल रहा है। कांग्रेस का जन मोर्चा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे। नेता प्रतिपक्ष ने घोटालों, अपराध, दलितों के साथ अत्याचार और माफिया राज की जानकारी मांगी है। लोगों से दस्तावेज, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य संबंधित जानकारी मांगी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने जनता से सुझाव लेने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल भी जारी किया है। जानकारी देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दावा है कि प्रदेश भर से जानकारियां मिल रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। प्रतिपक्ष की एक भूमिका है कि आम जनता की आवाज उठाना, चाहे प्रदेश में कोई घोटाले हो, चाहे जनता जिनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, तो उस बात को पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मिस कॉल सर्विस चालू की है मैंने, और इसका एक लाभ भी हो रहा है। कई जगह से मुझे फोन भी आ रहे हैं, मिस कॉल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग डेटा भी भेज रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी बात को अगर सरकार तक पहुंचाना है और आपकी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब आपके साथ खड़े, इसका उपयोग करें। उधर कांग्रेस चुनावी वादों पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुनावी वादों को पूरा करने को कहा है। सरकार से सवाल, गेहूं पर 2700 रुपए और धान पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के वादे का क्या हुआ? 20 साल पुरानी सरकार का वादा और विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी कब पूरी होगी? मोदी जी ने किसानों की इनकम डबल करने का सार्वजनिक वादा किया था, उसका क्या हुआ? विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष इससे किसी भी घबराहट में नहीं दिख रहा। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बशर्ते विपक्ष की सिर्फ हंगामा कर सदन से भागे नहीं। विपक्ष के जनता से सुझाव मांगने पर भी सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब जनता ही विपक्ष के साथ नहीं तो सुझाव देगा कौन? देखिए, नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले अपने उन शब्दों का परिपालन करना चाहिए जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को शराब माफिया और रेत माफिया बताया था। अगर वो कोई ऐसा प्रस्ताव लाएं तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को नामित करते हुए लाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की सरकारें हैं। यहाँ पर कोई माफिया, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। कांग्रेस आराम से जनता के हित की बात करे। भ्रष्टाचार और अन्य प्रशासनिक विषय भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अच्छे से निभा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष की ओर से जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की टीम पहली बार खुलकर मोर्चे पर होगी, तो वहीं विपक्ष की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सामने भी अपने को पिछली टीम से बेहतर साबित करने की चुनौती है। देखना यह है कि कौन इसमें खरा उतरता है और जनता के साथ मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में एक नया चुनावी अखाड़ा सज चुका है और ये अखाड़ा है छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा, जहां 10 जुलाई को विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के भाजपा में आने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कमलेश शाह ही भाजपा के उम्मीदवार है। तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में आदिवासियों के बड़े धार्मिक स्थल आंचल धाम के सेवादार के परिवार से धीरेन्द्र शाह को मैदान में उतारा है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट अमरवाड़ा में कौन चल रहा है, कौन सा दांव, क्या है यहाँ के चुनावी समीकरण, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज होने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। कांग्रेस पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने की कोशिश में है। हालांकि ये बात दीगर की है कि वो अभी तक अमरवाड़ा में नजर नहीं आए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में फिलहाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 3 दिन तक यहाँ सभाएं की है। कांग्रेस यहाँ कमलनाथ के विकास कार्य गिनाकर वोट मांग रही है, तो वो दल बदल और अवसरवाद को लेकर भी भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह को घेर रही है। कांग्रेस ने आदिवासियों के आस्था स्थल आंचल धाम के पुजारी परिवार के धीरेन्द्र शाह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस को इसका भी फायदा मिलने की उम्मीद है। हमारा पूर्व विधायक है, वो हमारी माँ को हराने के लिए हमसे सौदेबाजी करेगा तो हमारे में से कोई करेगा? बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। कमलेश शाह ने आपने जो वोट दिया उस अपमान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाल। छिंदवाड़ा में जितनी सड़कें हैं देश प्रदेश में कहीं भी नहीं है, जितने स्कूल यहाँ है कहीं भी नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन यहाँ है कहीं भी नहीं है। जो लोग आज चिल्ला कर सवाल करते हैं उसको इस लायक अगर किसी ने बनाया कि वो बोल के बात कर सके इस माइक में, तो यही 40 साल की सेवाएं थी। वही बात भाजपा की करें तो मिशन छिंदवाड़ा की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अपने हाथ में ले रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह का नामांकन दाखिल कराया और वो एक बार फिर अमरवाड़ा में कैंप करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 बार अमरवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की टीम अमरवाड़ा में डेरा डालने वाली है। मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की टीम भी अगले 10 दिनों तक अमरवाड़ा में एक्टिव रहेगी। बीजेपी यहाँ विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा का दावा है कि अमरवाड़ा के लोग विकास चाहते हैं और वो भाजपा के साथ है। वहीं कांग्रेस भाजपा के विकास के दावों पर सवाल उठा रही है। वो चुनावी तैयारियों में भी अपने को भाजपा से आगे बता रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की विचारवान जनता है, सदैव विकास के साथ रही है और विकास के लिए वोट दिया है। अमरवाड़ा का विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें करेंगी। ये जो भ्रमित करने वाले जो तत्व हैं, जो चुनाव के समय आ जाते हैं और आदिवासी समाज का भावनात्मक शोषण करते हैं, अब समाज समझ गया किसी को स्थान नहीं देगा। जीतू पटवारी सिर्फ अपनी प्रासंगिकता के लिए वहाँ खड़े हैं। जब वो सभाओं में जाते हैं, वहाँ के मूल गांव और स्थानों का नाम तक वो अपने मुंह से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। जब ये हाल कांग्रेस के संगठन का होगा तो परिणाम सबके सामने है, भाजपा की प्रचंड विजय। अध्यक्ष जी हमारे पिछले 3 दिन से वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और सुखदेव पांसे जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर वो भी लगे, कई विधायक के साथ ही सब 10-15 विधायक लगे। निश्चित तौर से कांग्रेस की परंपरा सीट रही है, तो वहाँ पर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भी दौरा करने वाले हैं, तो सभी लोग लगे हैं। समय समय पे हम लोग भी सब लोग जाएंगे। भाजपा का मैनेजमेंट कैसा होता है आपको पता है कि चुनाव के समय लोक लुभानी घोषणाएं आती है, लेकिन 5 साल काम नहीं होते। आज लाडली बहना को 6 महीने होने आए, लेकिन 1500-1200 से ऊपर नहीं बढ़ पाए ये लोग 1200 से। तो क्या 3000 रुपये घोषणा पत्र के हिसाब से देंगे? दे अमरवाड़ा में, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों 2700 रुपये आपने गेहूं नहीं दिया? तो ये सिर्फ घोषणा इनकी चुनाव तक रहती है, लेकिन 5 साल आराम करो। अमरवाड़ा विधानसभा सीट प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में एक मानी जाती है। यहाँ हुए अधिकांश चुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली है। भाजपा यहाँ सिर्फ 2 बार जीत हासिल कर पाई है। भाजपा से ज्यादा ताकत यहाँ गोंडवाना गणतंत्र की दिख रही है। इस बार भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने यहाँ अपनी ताकत में इजाफा किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता रहे मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी 2023 में भाजपा उम्मीदवार रही है, तो कांग्रेस से जीते कमलेश शाह भी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में आ गए और अब उपचुनाव में उम्मीदवार है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा से 15,000 वोटों से लीड ली थी। ऐसे में भाजपा को यहां अपनी जीत की उम्मीद है। देखना ये है कि किसका मिशन अमरवाड़ा कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पहले विधानसभा और अब लोकसभा दोनों चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सदमे में थी। अब इस सदमे से उबारने के बाद पता लगाया जा रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। देश भर में कांग्रेस बढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश में साफ क्यों हो गई। अब पार्टी नेतृत्व हार की समीक्षा कर रहा है। दिल्ली से फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है जो कांग्रेस के हार के कारणों को खोजेगी। देखिए रिपोर्ट। पहले विधानसभा फिर लोकसभा
दोनों चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सदमे में थी। अब इस सदमे से उबरने के बाद पता लगाया जा रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। देश भर में कांग्रेस बढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश में साफ क्यों हो गई? पार्टी के अंदरूनी हलकों में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब पार्टी नेतृत्व हार की समीक्षा कर रहा है। दिल्ली से फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है, जो लोकसभा प्रत्याशियों, बड़े नेताओं से 1 to 1 बात कर एक एक सीट पर हार की वजह खोज रही है। टीम ने पहले दिन प्रत्याशियों से बात की। इस दौरान सभी की अलग अलग राय रही। भिंड के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि प्रशासन ने हरवाया, बूथ कैप्चरिंग हुई, एजेंट पकड़ लिए गए, ईवीएम में हेराफेरी हुई। ग्वालियर के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा कि दूसरे पर दोष देने से पहले पार्टी को अपनी कमियों पर ही मंथन करना चाहिए। मुरैना के प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी में भगदड़ मची, बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, इसीलिए हार हुई। मंदसौर के प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। उन्होंने कहा, माहौल भाजपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। रतलाम के भाजपा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने भी ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीती है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एमपी की सभी 29 लोकसभा सीट पर आए नतीजों की फैक्ट शीट बनाएगी। किन्हीं वजह से कांग्रेस को किस विधानसभा सीट पर जीत मिली, यह पता भी किया जाएगा। कितने वोटों की लीड मिली और किन विधानसभाओं में कितने अंतर से हार का सामना करना पड़ा, इसका ब्यौरा भी शामिल रहेगा। यह भी पूछा जा रहा है कि चुनाव के दौरान विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों ने काम किया या प्रत्याशियों के प्रचार से किनारा कर रखा। इसके साथ ही कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर, प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य दिग्गज नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी जल्द ही अपनी कमियों को दूर कर नए रूप में सामने होगी। हम लगभग 4 लोकसभा, 4 विधानसभा, 18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी है। जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। आखिर कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया पे कैसे हैं, इसको लेकर पार्टी चिंतित है। उधर भाजपा कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में जिन्होंने टिकट बांटे वही हार की वजह खोज रहे हैं। अगर वो ही हार के दोषी पाए गए तो अपने पर कार्रवाई का साहस कर पाएंगे। भाजपा ईवीएम और प्रशासन को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने के आरोपों को भी विधवा प्रलाप बता रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में हार के बाद कलह मची हुई है, जो और बढ़ेगी। काहे के फैक्ट और काहे की फाइंडिंग, ये वही लोग थे जिन्होंने विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तय किए थे। 164 प्रत्याशी कांग्रेस के बुरी तरह से पराजित हुए। जो आरोप स्वयं साक्षात जीतू पटवारी जी पे लग रहे हैं, उसको लेकर क्या, जो आरोप इनके दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, उसको लेकर क्या, बाहर बताने के लिए ईवीएम पर ठेकरा फोड़ना अलग बात है। दरअसल वहां एक दूसरे पर भीतरघात के आरोप लगे हैं, जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं और एक दूसरे के ऊपर टांग खिंचाई के आरोप हैं, हराने के आरोप हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संगठन में बड़ी सर्जरी की थी। कमलनाथ से पार्टी की कमान छीनकर जीतू पटवारी को सौंपी गई थी। सदन का जिम्मा उमंग सिंघार को मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा पार्टी को नहीं हुआ। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, उल्टे पार्टी में भगदड़ का रिकॉर्ड बन गया। दिग्गज समेत लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। इसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए क्या फैसले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश जैसा नजारा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हार की समीक्षा कर रही है। इसके जरिए अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नए सिरे से उठ खड़े होने की कोशिश भी कर रही है। इसके लिए सबसे पहले हार की वजह खोजी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नए सिरे से उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सबसे पहले हार की वजह खोजी जा रही है। AICC ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये जिम्मा दिया है।
ये कमेटी एक एक लोकसभा सीट की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और दावा है कि जल्द ही कांग्रेस नए रूप में सामने होगी। Not exactly Samiksha. We all come here to strengthen the party here for any future election. We should get ready, and whatever deficiencies we have to make it out. All our important leaders are there. We will consult. We would like to succeed in next elections. Whatever deficiency we have, we will make out, and the leaders will decide, and we will go by their decisions. I am not imposing any decision. छत्तीसगढ़ में दो वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है। जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर कांग्रेस की कवायद पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, यही सबसे बड़ा फैक्ट है। भाजपा ये भी सवाल कह रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गलत टिकट वितरण और भितरघात के आरोप लगे तो क्या कांग्रेस कार्रवाई का साहस कर पाएगी? देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। 2018 में छत्तीसगढ़ देश में कांग्रेस का मजबूत गढ़ बनकर उभरा था, लेकिन 2023 में न केवल कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उसकी ताकत घट गई है। अब कांग्रेस इसकी वजह खोज रही है। देखना यह है कि इसकी वजह सामने आती है और इसके बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।